मैं डॉक्टर सविता रावत डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीएड डिपार्टमेंट में। आज का हमारा विषय है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन पर। ये बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का एक पार्ट है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो संविधान की 45वीं धारा में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, किंतु 10 वर्ष का जो समय दिया गया था उसमें राज्य के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया। तत्पश्चात अनुच्छेद 21A द्वारा प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। अतः राज्य बालकों के लिए उनकी 6 वर्ष की आयु तक अर्थात 6 से 14 की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा और 6 वर्ष की आयु तक की अर्ली चाइल्डहुड जो केयर या देखभाल है उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी राज्य की होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं और हमारे कोठारी आयोग ने 1 से 5 तक की शिक्षा को निम्न प्राथमिक और कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा किसी भी छात्र का शिक्षा का आधार है। उसमें नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी तरह के विकास का आधार प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य नवंबर 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए जो एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई उसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बालकों को उनकी मातृभाषा एवं प्राकृतिक सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना, बालकों के स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, बालकों में स्वास्थ्य श्रम, शारीरिक श्रम के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना और शारीरिक श्रम करने के अवसर प्रदान करना, बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास करना, सांस्कृतिक सहिष्णुता, ये जो कल्चरल पेशेंस है, दूसरों के कल्चर का आदर करना, धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनना, ये सब प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य। बालकों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना, अपने आसपास हो रहे पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति सचेत करना और पर्यावरण को शुद्ध करने के प्रति जागरूक करना, बालकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक युग है तो विज्ञान की प्रवृत्ति या साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट छात्रों के अंदर करना, क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों का मिला जुला देश है इसलिए सर्वधर्म समभाव का भाव बालकों में विकसित करना, बालकों में सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए या लोकतंत्र में स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, बालकों में सृजनात्मक शक्ति को विकसित करना, चारित्रिक और मानवीय गुणों का विकास करना, ये भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, दयालुता, त्याग, नेतृत्व शक्ति आदि जो गुण हैं इनका विकास करना ये प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2010 में भारतीय संसद ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का जामा पहना दिया और राइट टू एजुकेशन जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात तो हमारे संविधान में भी कही गई थी, लेकिन उसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे उन पर भी बात होने लगी कि छात्र को विद्यालय में लाने के लिए, उसका नामांकन करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए, उसको विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन आदि सभी उपाय फ्री या मुफ्त किए जाएं, जिससे कि छात्र प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूरी करें। मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए उसके मतलब विभिन्न वर्गों के जो अशक्त वर्ग के जो बालक हैं
उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात यहाँ पर की गई कि उनको विशेष सुविधाएं देकर मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाए। इसी तरह SC ST और जो हमारे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं, उनको भी प्राथमिकता देने की या मुख्य धारा में लाने की बात जो है शिक्षा के अधिकार में की गई। और प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में आर्थिक रूप से जो कमजोर बालक हैं, उनके लिए 25% सीटें रिजर्व की गई। निश्चित ही प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, लेकिन 2010 से आज हम 2021 पर आ गए हैं, लेकिन आज भी हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को नहीं कर पाए हैं। शिक्षा का अधिकार लागू हुए भी 11 साल पूरे होने को हो गए हैं, किंतु आज भी हम प्राथमिक शिक्षा में सारे बच्चों को एनरोल नहीं कर पाए। तो अगर हम चाहते हैं कि संविधान में जो संकल्प लिया गया है 6 से 14 वर्ष के बालक को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण आवश्यक है। और पहले लेवल पर प्राथमिक शिक्षा आती है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार इस ढंग से किया जाए कि हर बालक के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो, वो उसका लाभ प्राप्त कर सके, आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। तो अगर भारत में हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करें तो इसके 3 पक्ष मुख्यतः सामने आते हैं। सुविधाओं का सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज, नामांकन का सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। पहला हम आते हैं सुविधाओं के सार्वभौमिकरण। सुविधाओं के सार्वभौमिकरण से हमारा अर्थ है कि बालक को उसके घर के निकट ही शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिले, अर्थात विद्यालय की व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में बालक बहुत छोटा होता है, इसलिए वह अपने घर से आसानी से चलकर शिक्षालय या विद्यालय तक पहुंच सके। चाहे गांव कितना ही छोटा हो, कस्बा कितना ही छोटा हो, वहां पर कम से कम प्राथमिक विद्यालय अवश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात हो रही है सुविधाओं के सार्वभौमिकरण। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जहां बालकों को पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी ना हो, बल्कि कहा गया प्राथमिक विद्यालय छात्र को 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर मिलना चाहिए उसके घर से। पंचवर्षीय योजनाओं में, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश में प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों का जाल बिछा लिया गया है, लेकिन फिर भी आज हम सुविधाओं के अभाव में प्राथमिक विद्यालय 1 कमरे वाले, 1 कमरा 1 बरामदे वाले या 2 कमरा 1 बरामदे वाले, 5वीं कक्षा अगर हम निम्न प्राथमिक की बात करें, हम उसके लिए भी आज सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए हैं। दूसरा आता है नामांकन का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के देश के सभी बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा में एनरोल होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, अतः उनका प्रवेश प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए। कोई भी छात्र विद्यालय से बाहर ना हो इस एज में, किंतु कई कारण है कि छात्र छात्राएं प्रवेश ही नहीं लेते। गांव में तो स्थिति बहुत ही विकट है और बालिकाओं के केस में ये और भी ज्यादा विकट है, उदासीन है, क्योंकि माँ बाप जो है वो छात्राओं को पढ़ाने में या विद्यालय भेजने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। और शहरों में अगर हम बात करें तो जहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे या छोटे मोटे कामों में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बाल श्रम में बच्चे इन्वॉल्व हैं, माँ बाप जो है उन पर बोझ है, बच्चे उन्हें कई सारे बच्चे हैं, वो उनका खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो वहां पर बच्चा एज अ अर्निंग मेंबर, या माँ बाप कमाने में अक्षम है या उनमें से कोई अशक्त है, बीमार है या कोई दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अर्निंग मेंबर हो जाता है घर का। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का नामांकन ही विद्यालय में नहीं कराते, चाहे विद्यालय घर के बगल में। और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा ये बार बार प्रयास किए जा रहे हैं कि 100% बच्चों का एनरोलमेंट, 6 से 14 साल के बच्चों का एनरोलमेंट विद्यालय में हो, लेकिन आज भी हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं और छात्र जो है, संपूर्ण छात्रों का नामांकन विद्यालयों में नहीं हो पाया। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। जब हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं
तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब विद्यालय खोल देना या नामांकन कराना मात्र नहीं है। छात्र विद्यालय में टिके, बने रहे और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ही विद्यालय से निकले, ये बहुत आवश्यक है। तो स्थायित्व का सार्वभौमिकरण यही कहता है कि छात्र को विद्यालय नजदीक मिले, नामांकन कराए और प्रवेश लेने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करके छात्र विद्यालय से निकले। दिक्कत यहां पर यह आती है कि स्कूलों की व्यवस्था हो जाने के बाद भी छात्रों पर व्यय किए जाने वाली राशि अपव्यय हो रही है, दिए जाने वाली सुविधाएं अपव्यय हो रही हैं और छात्रों की शिक्षा में गतिरोध या अवरोधन पैदा हो रहा है कि छात्र अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। और लड़कियों के केस में तो ये बात और भी ज्यादा है कि 1 या 2 कक्षा के बाद, 3 कक्षा के बाद वो जो है विद्यालय छोड़ देते हैं। वो निम्न प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे निम्न प्राथमिक पूर्ण कर लेते हैं लेकिन उच्च प्राथमिक में प्रवेश के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं या प्रवेश ही नहीं लेते। तो स्थायित्व का सार्वभौमिकरण ये कहता है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले 100% छात्रों को कक्षा 8 पास करने के बाद ही विद्यालय छोड़ना चाहिए। तब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात जो कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की या प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कर रहे हैं, वो तभी पूर्ण होगा। अतः जब तक प्राथमिक शिक्षा के दौरान विद्यालय छोड़ने वाले बालकों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको रोका नहीं जा सकता, तब तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव नहीं है। अभी हमने 3 बातें देखी कि छात्रों को विद्यालय घर के नजदीक मिले, छात्रों का एनरोलमेंट विद्यालय में हो 100% और 100% छात्र विद्यालय में एनरोलमेंट या नामांकन के पश्चात 8वीं कक्षा पास करके निकले, तभी हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।